सूरज डूबने के बाद तो मैं पढ़ता ही नहीं था, है ना? और उसके बाद मैंने एक नया तरीका इजाद कर लिया था कि सूरज डूब जाने के बाद मैं अकेले अंधेरे कमरे में रहता था और जितनी बातें मैंने दिन में पढ़ी रहती थी, सबको रिवाइज़ करता रहता था। तो उससे मेरी मेरी मेमोरी बहुत ये हो गई, शार्प हो गई, याददाश्त मेरी बहुत तेज़ हो गई, जो शायद वो आज भी दिखते हैं, सरकारों को लपेटते रहते हैं, पुरानी-पुरानी बातों को याद। जी, जी, हो सकता है मेरी तेज़ याददाश्त माफ़िया के लिए आजकल मुसीबत बन गई है। मैं पहली बार जब दिल्ली गया, तो यही यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया था। उसके पहले मैंने दिल्ली के दर्शन नहीं किए। बिना दिल्ली गए आपका यूपीएससी का एग्जाम निकल गया। हाँ, तो पटना में सेंटर पड़ा ना। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ कि बिना दिल्ली में पढ़ाई दिल्ली किए। को देखा हुआ जी, अभी भी मुझे याद है पटना में मेरा मेंस के जो एग्ज़ाम हुए थे, तो पटना में आपको बांकीपुर पोस्ट ऑफिस के सामने एक होटल तुलसी है, अभी भी है। तो पहाड़गंज के होटल में ठहर के ही मैंने इंटरव्यू दिया यूपीएससी का। और मुझे आपके दर्शकों को बताना है कि मुझे इंटरव्यू में 94 बैच में हिंदुस्तान में हाईएस्ट मार्क्स था। हम नीक जगह मैथिली नहीं बाजि सकै छी, किछ-किछ मैथिली बाजै छी, है ना? मतलब साफ मैथिली पूरा नहीं बोल सकते। मैं बहुत अच्छी तरह मैथिली नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ी-थोड़ी मैथिली बोलता हूँ। मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए मैं केरल पहुँच जाता। अब केरल में सारे आम लोग जो होते हैं वो मलयालम बोलते हैं। मुझे तो मलयालम आती नहीं, ना मैं पब्लिक से बात कर सकता, ना पब्लिक मेरी बात समझ में आती। मलयालम लिखना, पढ़ना, बोलना, तो वो मैंने देखा कि जिन लोग को होम कैडर नहीं मिलता और बहुत दूर चले जाते हैं, तो उनके साथ एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। और मैं तो बिहार का था, तो मैं तो हिंदी बोलता, लिखता, पढ़ता जन्म से हूँ। यहाँ तक कि तो बिहार की बोलियाँ हैं, जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, वो सभी मैं अच्छी तरह समझ जाता हूँ। 84-86 में मैंने आईएससी किया, पटना साइंस कॉलेज से बायोलॉजी में किया। और फर्स्ट ईयर में मैं न्यूटन हाउस में रहता था, न्यूटन हॉस्टल में। सेकंड ईयर में मैं कैवेंडिश हाउस में रहता था। लेकिन साइंस कॉलेज में मेरा मन नहीं लगा, खासकर जो बायोलॉजी मैंने ले लिया था, एक तरह से मैंने गलती कर दी थी। उसमें प्रैक्टिकल क्लासेस होते थे, मेढक चीरना पड़ता था। यूपीएससी में मैं 94 बैच का हूँ, है ना? 94 में उसकी अब रैंक तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन मेरा ऊंचा रैंक था, इसी से समझिए कि मैं आईपीएस बना और मुझे होम कैडर मिला। मैंने बिहार कैडर चाहा, क्योंकि तो अखिल भारतीय सेवा है, ऐसा भी हो सकता था कि मैं आईपीएस बनता और तमिलनाडु पहुंच जाता या केरल पहुंच जाता। और बिहार से तो बहुत लोग निकलते हैं, तो बिहारियों के लिए होम कैडर मिलना थोड़ा मुश्किल तो होता है। आपने होम कैडर क्यों चुना? क्या आप अपने घर पे रहना चाहते थे या घर के आसपास रहना चाहते थे या फिर बिहार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे? नहीं, होम कैडर के बहुत से कारण थे। एक तो है कि बहुत सारे, चूंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंट्री है, कोई छोटा देश तो है नहीं, तो बहुत विविधता है, तो बहुत सारे राज्यों में आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है ना? मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए मैं केरल पहुँच जाता। अब केरल में सारे आम लोग जो होते हैं वो मलयालम बोलते हैं। मुझे तो मलयालम आती नहीं, ना मैं पब्लिक से बात कर सकता, ना पब्लिक मेरी बात समझ में आती। मलयालम लिखना, पढ़ना, बोलना, तो वो मैंने देखा कि जिन लोग को होम कैडर नहीं मिलता और बहुत दूर चले जाते हैं, तो उनके साथ एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। और मैं तो बिहार का था, तो मैं तो हिंदी बोलता, लिखता, पढ़ता जन्म से हूँ। यहाँ तक कि तो बिहार की बोलियाँ हैं, जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, वो सभी मैं अच्छी तरह समझ जाता हूँ, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। मैथिली में बोलना को बाजना बोलते हैं। हाँ, बागना बोलते हैं। मैथिली में 2 लाइन कुछ बताएं कि यूपीएससी निकालने के बाद कैसे क्या कुछ हुआ, घर में क्या माहौल था? हम नीक जगह मैथिली नहीं बाजि सकै छी, किछ-किछ मैथिली बाजै छी, है ना? मतलब साफ मैथिली पूरा नहीं बोल सकते। मैं बहुत अच्छी तरह मैथिली नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ी-थोड़ी मैथिली बोलता हूँ। तो ख़ैर, और उसका भी बहुत किस्सा है, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ, आप एडिट कर देंगे यदि ज़्यादा लंबी बात हो गई तो। तो मैं मैट्रिक में मैं टॉपर था दरभंगा जिले का, और उसके बाद मैं पटना साइंस कॉलेज आ गया। और 84-86 में मैंने आईएससी किया, पटना साइंस कॉलेज से बायोलॉजी में किया। और फर्स्ट ईयर में मैं न्यूटन हाउस में रहता था, न्यूटन हॉस्टल में। सेकंड ईयर में मैं कैवेंडिश हाउस में रहता था। लेकिन साइंस कॉलेज में मेरा मन नहीं लगा, खासकर जो बायोलॉजी मैंने ले लिया था, एक तरह से मैंने गलती कर दी थी। उसमें प्रैक्टिकल क्लासेस होते थे, मेढक चीरना पड़ता था, वो ट्रे आता था सामने में, उसको उसमें पसंद नहीं था। मोम भरा रहता था, उसमें एक मेढक बेहोश रहता था, उसको चीरिए-फाड़िए, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगा। तो किसी-किसी तरह मैंने 2 साल काटे। और उसमें अभी भी याद है, जो एनआईटी घाट है, गांधी घाट जिसको कहते हैं, न्यूटन हाउस के पीछे पड़ता है, वहाँ मैं शाम में जाके भुट्टा खाते रहता था और बड़ा सोचता रहता था कि कब मुझे ये सब मेढक चिढ़ने से छुटकारा होगा। तो आईएससी के बाद फिर मैं दरभंगा लौट गया। और सीएम कॉलेज है दरभंगा में, बहुत पुराना कॉलेज है, बागमती नदी के बिल्कुल बगल में है। सीएम कॉलेज से मैंने आर्ट्स में किया, बीए किया, हिस्ट्री ऑनर्स। और उसके बाद यूपीएससी में मैंने दिया। और देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है दर्शकों में कोई ऐसा लड़का या लड़की हो, तो उसको जो बहुत
सामान्य पृष्ठभूमि से आता हो, साधारण परिवार से हो सकता है उसको प्रेरणा मिले। देखिए मैं लगभग 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 93 समय मैं तैयारी करता था और उस समय दरभंगा में ऐसी बिजली की स्थिति थी कि मुश्किल से 3-4 घंटे बिजली रहती थी। जी, और देखिए मेरी आँखें बचपन से खराब हो गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे कम रोशनी में पढ़ने की मनाही की थी। तो इसी से समझिए कि सूरज डूबने के बाद तो मैं पढ़ता ही नहीं था, है ना? और उसके बाद मैंने एक नया तरीका ईज़ाद कर लिया था कि सूरज डूब जाने के बाद मैं अकेले अंधेरे कमरे में रहता था और जितनी बातें मैंने दिन में पढ़ी रहती थी, सबको रिवाइज़ करता रहता था। तो उससे मेरी मेरी मेमोरी बहुत ये हो गई, शार्प हो गई, याददाश्त मेरी बहुत तेज़ हो गई, जो शायद वो आज भी देखते हैं सरकारों को लपेटते रहते हैं, पुरानी-पुरानी बातों को याद। जी, जी, हो सकता है मेरी तेज़ याददाश्त माफ़िया के लिए आजकल मुसीबत बन गई है। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि मैंने कोचिंग नहीं किया। उस समय मेरे मतलब एक मामा जी लगते थे, उनका भी बड़ा एक कोचिंग था इंस्टीट्यूट पटना में ही और कई लोगों ने मुझे कहा भी कि वहाँ कोचिंग करने के लिए, लेकिन मैंने एक चुनौती के रूप में ले लिया कि नहीं मैं दरभंगा में ही रह के करूँगा, मैं कभी दिल्ली नहीं जाऊँगा, कहीं से कोचिंग नहीं करूँगा। और उसमें मुझे लोग बहुत डिस्करेज भी करते थे, जैसा समाज में होता है कि लोग इसके लिए दिल्ली जाते हैं और ये करते हैं, तुम कहीं कोचिंग नहीं करते हो, कैसे? दूसरे राज्य में जाते हैं और आप कैपेबल थे कि वो दूसरे राज्य में जाकर रह सकते थे। हाँ, उतना तो था कि दिल्ली में रह जाते। लेकिन मैंने एक चुनौती के रूप में लिया कि नहीं मुझे यहीं रह के करना है और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं आईपीएस बन गया और उसकी भी अलग बहुत कहानी है। देखिए मैं पहली बार जब दिल्ली गया, तो यही यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया था। उसके पहले मैंने दिल्ली के दर्शन नहीं किए। बिना दिल्ली गए आपका यूपीएससी का एग्जाम निकल गया। हाँ, तो पटना में सेंटर पड़ा ना। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ कि बिना दिल्ली में पढ़ाई किए। दिल्ली को देखा हुआ जी, अभी भी मुझे याद है पटना में मेरा मेंस के जो एग्जाम हुए थे तो पटना में आपको बांकीपुर पोस्ट ऑफिस के सामने एक होटल तुलसी है, अभी भी है। तो होटल तुलसी का एक कमरा लेके मैं एक छोटे से कमरे में रहता था और उसी से मैं देता था परीक्षा और फिर उसी होटल में लौटता था छोटे से होटल में। और पहली बार जब मैं दिल्ली गया एक तो प्रश्न है सर, शिक्षा का हाल जो अभी है, क्या उससे बेहतर था उस समय या इससे खराब था उस समय? नहीं, नहीं इससे तो बेहतर था। अभी तो खैर रसातल में शिक्षा चली गई। उस समय तक रसातल में हालत खराब थी शिक्षा की, लेकिन रसातल में शिक्षा नहीं गई। रसातल में। अब तो रसातल में या रसातल के नीचे कोई तल है तो उसमें भी जा रही होगी। तो उसके बाद मैं दिल्ली गया और दिल्ली तो दिल्ली है, महानगर है, राजधानी है। मैं छोटे शहर से दरभंगा से गया था, तो अगर मतलब बिहारी लैंग्वेज में कहूँ तो दिल्ली जाके मतलब मैं अकबका गया। बहुत बहुत बड़ा शहर था दिल्ली। और दिल्ली में पहले जो गया था मतलब इंटरव्यू देने के लिए, मेरे बड़े भाई जो अभी अमेरिका में बहुत ऊंचे पद पर है न्यूयॉर्क में, डॉक्टर हर्षवर्धन दास, वो भी मेरे साथ गए थे कि मुझे लग रहा था अकेले में कैसे जाऊंगा। और फिर हम लोग मध्यम वर्ग के थे तो बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि हम लोग बहुत बड़े होटलों में ठहरते। तो पहाड़गंज में दिल्ली स्टेशन के पास पहाड़गंज है, वहाँ छोटे-छोटे होटल, सस्ते-सस्ते होटल मिलते हैं। तो पहाड़गंज के होटल में ठहर के ही मैंने इंटरव्यू दिया यूपीएससी का। और मुझे आपके दर्शकों को बताना है कि मुझे इंटरव्यू में 94 बैच में हिंदुस्तान में हाईएस्ट मार्क्स था। जी, मेरा इंटरव्यू 45-50 मिनट चला था, जो बहुत उतना लंबा इंटरव्यू बहुत कम लोगों का चलता है। और वो इंटरव्यू हुआ था धौलपुर हाउस में, वो वहाँ यूपीएससी का मुख्यालय है शाहजहाँ रोड दिल्ली में, धौलपुर हाउस, वहीं इंटरव्यू हुआ था। और फिर हमारे यहाँ मतलब मेडिकल चेकअप हुआ, बहुत वो सारे यूपीएससी वालों का होता है, वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हुआ था। और उस दिन इतनी गर्मी पड़ रही थी, दिल्ली में गर्मी भी बेइंतहा पड़ती है, उस हिसाब से दरभंगा तो काफ़ी कूल है। और मैं उस समय 30 साल पहले तो और कूल था दरभंगा, और ज़्यादा हरियाली थी। तो एकदम मुझे लगता था कि दिल्ली में मैं बेहोश हो जाऊँगा सुबह से शाम तक। तो ख़ैर फिर वहाँ से मैं इंटरव्यू देकर लौटा, फिर रिज़ल्ट आया, फिर आईपीएस बना, फिर मैं। कितने दिनों का प्रोसेस रहा ये एग्जाम देने से लेकर रिजल्ट आना? ये एक लंबा प्रोसेस होता है। देखिए यूपीएससी में कई होता है, एक तो पहले आपको पीटी परीक्षा होती है, प्रीलिम्स जिसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। फिर आपका मेन एग्ज़ाम होता है, मतलब रिटन एग्ज़ाम जिसको कहते हैं। फिर आपको इंटरव्यू होता है। तो मान लीजिए जून से शुरू हुआ, मान लीजिए पीटी की परीक्षा, तो होते-होते अगले काफ़ी समय लगता है। मतलब मोटा-मोटी 1 साल लग जाता एक है। एग्जाम पास करने के बाद मन में ऐसा कुछ होता था, काश अगला भी ये हो जाए, मतलब भगवान से मानते हैं ऐसा कुछ या फिर? भगवान को तो विश्वास मेरा नहीं है, लेकिन हाँ, टेंशन तो रहता ही है। आपका नहीं है कि आपके घर में किसी का नहीं? हम 3 भाइयों का तो नहीं है, बहनों की बात में मेरे